आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, ना एनसीईआरटी की एक लाइन का मतलब समझेंगे और आपके सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं। पहले समझिए बायोटेक्नोलॉजी के अपन एप्लीकेशन कहाँ देखना है। जैसे ही पहले ही पिछले चैप्टर के अंदर बायोटेक्निक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के अंदर अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के फंडामेंटल समझ लिए थे। बायोटेक्नोलॉजी के मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हमने समझ लिया। अब अपन एप्लीकेशन समझने जा रहे हैं उसकी कि उसका यूज क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या यूज है, डेली लाइफ के अंदर क्या यूज है ना। तो वो सब यूज हमारे इस चैप्टर के अंदर टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मैं आपका एक्सप्लेनेशन करता चलूंगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। समझो, फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, हाँ वही बात कह रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। डील विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, मतलब जितनी भी ये मेडिसिन वगैरह हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जा रही हैं। आज जो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हैं जो भी मार्केट में आती हैं, ये डिसीजेज की जो मेडिसिन हैं उनमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। एंड बायोलॉजी यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, फंगाई, प्लांट, एनिमल। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर। मीन्स इसके अंदर थेरेपी के अंदर कैंसर थेरेपी हो गई, बहुत सारी थेरेपी जो है उनके अंदर, जैसे कीमोथेरेपी है, कैंसर के अंदर जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसके अंदर जो दवाइयाँ इस्तेमाल करी जाती हैं, यहाँ पर जो मेडिसिन से इस्तेमाल की जाती हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, हाँ। डायग्नोस्टिक को डिसीज को डायग्नोज करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, वो हम देखेंगे। अलाइसा टेस्ट है ना, उससे किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, आज तो ये इसका तो वेरी वाइड एप्लीकेशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। आज आप देख सकते हैं बहुत चारों तरफ हर कोई HIV की सीड्स बो रहा है ना, फार्मर्स को HIV की सीड्स बो रहा है। ठीक है, और पहले जब उससे प्रोडक्शन कितना नहीं बढ़ा तो आज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आ गई हैं, अलग अलग वेराइटी आ गई हैं क्रॉप्स की जो कि प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, क्वालिटी बढ़ा रही हैं, ग्रेन्स का साइज है ना। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है ना एग्रीकल्चर के अंदर भी होता है। प्रोसेस्ड फूड के अंदर अपन जानते हैं है ना, जितने भी फूड आ रहा है उसके अंदर केमिकल्स आ रहे हैं। वो केमिकल्स कैसे आ रहे हैं, वो केमिकल्स भी बायोटेक्नोलॉजी के रूप में बनाए गए, उनको स्टोर करना। ठीक है, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, बायो रेमेडिएशन हो गया। एंड बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एरिया हैं, 3 क्रिटिकल एरिया जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और यहाँ पर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखने को चाह रहे हैं अपन। वी आर एक्सपेक्टिंग प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम। अब यहाँ पर बेस्ट कैटलिस्ट की बात आई है कि बेस्ट कैटलिस्ट यहाँ पर क्या मतलब है बेस्ट कैटलिस्ट का। तो देखो यहाँ पर बेस्ट कैटलिस्ट से तात्पर्य ये है कि हम हमारा जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ही लार्ज स्केल पर ले जाना चाहते हैं। हम प्रोडक्शन का अमाउंट बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, वो भी लेस टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा उत्पाद बनाना चाहते हैं। तो उसी के लिए प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, तो उसकी रेट बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन होता है, वो बायोटेक्नोलॉजी के रूप में काम आती है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कैटलिस्ट के रूप में काम आती है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, उससे हम कोई भी एंटीबायोटिक, वैक्सीन या फिर एंजाइम का प्रोडक्शन करा रहे हैं। तो उसकी रेट को बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी से अपन जो रेट को बढ़ाने के लिए एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, उसके बारे में ये सब रिसर्च चल रही है। क्रिटिकल ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग पूरा कैटालिस्ट टू एक्ट। ठीक है, अब अपन ने ह्यूमन की जीन ली, ह्यूमन की जीन को हमको इंसुलिन बनाना था ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, तो हमने ह्यूमन की जीन ली। ह्यूमन की जीन को जब हम इंसर्ट कर रहे थे प्लाज्मिड से अटैच कर दूसरे बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, तो जब हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर उसे इंसर्ट कर रहे थे तो इंसर्ट तो हो जाएगी पर उसे एक्सप्रेशन भी जरूरी है और उसे कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर उसका ग्रोथ उसको कराने का जो प्रोसेस है उस पर भी रिसर्च है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है पहले उसे समझो। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है कि हमने जब जीन ट्रांसफर करने के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन ट्रांसफर करने के बाद जो उसके अंदर हमने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट का सिंथेसिस भी हो गया होस्ट ऑर्गेनिज्म में बोलकर। अब उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना होस्ट ऑर्गेनिज्म से, उसका प्यूरिफिकेशन, उसका फिल्ट्रेशन, ठीक है, उसके केमिकल कंपाउंड का सेपरेशन, जो भी उसके अंदर इम्प्यूरिटीज हैं उनका सेपरेशन,
तो इन सभी प्रोसेस को, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद जो प्रोसेस हैं वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। अब आगे देखो, लेट अस लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग ने बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया है, वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पीच, हाँ वही देखेंगे कि ह्यूमन लाइफ मतलब हम ही तो यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का हमारे प्रोडक्ट बनाने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी क्या एप्लीकेशन है वो देखेंगे। सबसे ज़्यादा ये एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी का आज देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा मैटर कर रहा है। जैसा कि अपन जानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर भी ये कंसर्न आया था और अभी भी यहाँ पर भी ये कंसर्न आएगा। क्या? जमीन जो है वो तो सीमित है ना, आप धरती है, ठीक है, उसके अंदर भी पानी है पूरा था, ठीक है, थोड़ा बहुत लैंड है। अब उस लैंड के अंदर भी उसी थोड़ा बहुत लैंड है, उसके अंदर भी कुछ फर्टाइल जमीन है ना, कुछ है ना फर्टाइल ही नहीं है, ठीक है। अब जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर भी क्रॉप यदि आप ग्रो कर रहे हो तो फर्टाइल लैंड तो सीमित है, वो तो लिमिटेड है, लैंड जो है वो तो लिमिटेड है, ठीक है। आप लैंड को एक्सपांड नहीं कर सकते, लेकिन बायोटेक पॉपुलेशन तो लगातार इंक्रीज कर रही है। हम जानते हैं पॉपुलेशन तो वेरी है ना बहुत ज़्यादा रेट से इंक्रीज कर रही है। यदि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं नए ऑर्गेनिम्स के लिए या जो नई पॉपुलेशन है ना, उनके लिए जो नई पॉपुलेशन आ रही है या जो पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इतने सारे लोगों के लिए फूड शेल्टर करने में ना दिक्कत आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, ठीक है। और इसी के कारण हमको इसके इम्पैक्ट देखने पड़ते हैं, जैसे प्यूबर्टी है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स आज प्यूबर्टी की लाइन के नीचे हैं, ठीक है। वो इसी का कारण है कि पॉपुलेशन इंडिया के अंदर तो देखिए इंडिया के अंदर तो पॉपुलेशन वास्ट है बहुत, ठीक है। तो वही देखना है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब दिक्कत तो समझ ली, दिक्कत क्या है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, और इतना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ठीक है ना। तो अब वो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि ये पॉपुलेशन की रेट से अपन कंपेयर चलें, पॉपुलेशन की रेट से पीछे ना रहें, उसको देखने वाले हैं। उसका एप्लीकेशन कैसा है, उसका समाधान समझेंगे। लेट अस टेक अ लुक एट 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्ट। अब जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि प्रोडक्शन बढ़ा दो तो हमारे मन में 3 ही ख्याल आते हैं। पहला आता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जो हम कर ही रहे हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यानी पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर केमिकल्स का यूज करना, एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करना। अगला आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मीन्स नेचुरल उत्पाद करना, नेचुरल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर उसी को अपन बोलेंगे, है ना, पुराने तरीके से और एग्रीकल्चर करना, ठीक है। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये जो अपन ने अभी सीखा है, ये जो है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड, अभी आपको ये भी आ गया होगा, अब इसी को अपन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो क्या कह रहा है वो समझो। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब हम जानते हैं 1970s के अराउंड पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, बिल्कुल। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था? लैंड सीमित था और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड डिमांड को लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन आए थे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन उसे क्यों कहा? क्योंकि इससे प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का वो 2 से 3 टाइम गुना हो गया, मतलब 2 से 3 टाइम्स प्रोडक्शन हो गया, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इससे इंक्रीज हुआ था, ठीक है। पर इंक्रीज तो हुआ पर इतना नहीं हुआ जितने रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ ना, पॉपुलेशन बहुत रेट से बढ़ रही है, वेरी स्पीड में बढ़ रही है पॉपुलेशन की जो रेट है वो वेरी हाई है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट इज वेरी हाई है, इसलिए उसका कहने का मतलब क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हुआ, पर इतना नहीं हुआ जितना जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी। पर नेट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इंक्रीज यील्ड है पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी, ठीक है। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कुछ टेक्निक्स अपनाए गए, जैसे कि पहला को सोचो, यदि किसी भी क्रॉप को अपन क्रॉप लगा रहे हैं कहीं पर भी किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, है ना, सीड को डालेंगे जब लैंड के अंदर, या वो बोएंगे अपन, है ना। तो सीड को बोने का जो प्रोसेस है, बिल्कुल
और उसके अंदर जो सीड होते थे पहले, वो सीड में क्या है अपन पढ़ चुके हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो क्रॉस होने के बाद मिक्स हो जाते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्रॉस होने के बाद मिक्स हो जाते हैं, या बोल लो डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं उनके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस कर जाते हैं नेचुरली। रिसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस कर जाते हैं, क्योंकि वो जो छोटा आर आर आता है ना, हाँ स्मॉल आर यानी कि, और कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब उसके अंदर जो स्मॉल आर जो है वो भी एक्सप्रेस कर जाता है नेचुरली। तो लेकिन हम जब HIV सीड लाते हैं, HIV सीड्स यानी हाइब्रिड सीड्स, इनके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी दो प्लांट का क्रॉस करा के रखते हैं और ऐसे प्लांट ऐसा सीड बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर हो, ठीक है। उसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर होता ही नहीं है, रिसेसिव ट्रेड जो है वो होता ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इम्प्रूव बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हाउएवर फॉर फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे मेन बात जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर HIV से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ बिल्कुल, लेकिन सबसे जो मेन बात था ना एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो मेन पॉइंट था वो यह था बेटर मैनेजमेंट और प्रैक्टिस। कैसे, एक जमीन है, ठीक है, अब जमीन में आपने बो तो दिया, ठीक है, पर आप उसका ख्याल ही नहीं रख रहे हो, आप उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हो, मतलब इन द सेंस उसके अंदर बाहर से है ना कैटल्स आकर फीड कर रहे हैं, है ना, कैटल्स ने फीड कर लिया था तो है ना, ऊपर से उसके ऊपर जो है नए नए इंसेक्ट ने बहुत सारी क्रॉप्स को तो इंसेक्ट ने नुकसान पहुंचा दिया, और आपने उसे सही समय पर केमिकल नहीं दिए, पेस्टिसाइड नहीं डाला, सही समय पर आपने उसका हार्वेस्टिंग नहीं करा, तो ये सब प्रोसेस जो थी वो दिक्कत कर रहे थे। और ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे मेन इसी से टैकल किया गया क्या कि बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, क्रॉप कब बोनी है, कब हार्वेस्ट करनी है, कब उसके अंदर हमारे को पेस्टिसाइड डालनी है, वो सब टाइम का सही क्रॉप के रिस्पेक्ट में सही टाइम पर ही काम करना गया, उसी की इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है। इम्प्रूव क्रॉप बाटाई बेटर मैनेजमेंट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, हाँ यूज ऑफ एग्रोकेमिकल से बहुत फायदा हुआ। क्यों, पहले क्या होता था जब एग्रोकेमिकल का अपन यूज नहीं करते थे, ठीक है, तो जब अपन एग्रोकेमिकल की यूज नहीं करते थे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे पेस्ट हैं, ठीक है, और जो बीड्स यानी अनग्रोइंग जो प्लांट बॉडी होती है, अननीडेड प्लांट बॉडी, ठीक है ना, जो प्लांट से बीच में ग्रो कर जाती, क्रॉप के साथ साथ ग्रो कर जाती, ठीक है, वो जो है। अब देखो क्या होगा, 4 क्रॉप के प्लांट हैं अपने, जो क्रॉप शो करी है उसके पास में एक बीड का प्लांट है, ठीक है। अब ये जो क्रॉप के प्लांट्स है ना और इसके पास में जो बीड का प्लांट है, अब ये बीड्स का प्लांट क्या है, सॉइल से न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल। अभी न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर इन 4 क्रॉप के प्लांट्स को इन 4 प्लांट्स के साथ कॉम्पीट कर रहा है ना, न्यूट्रिएंट के लिए कॉम्पीट कर रहा है, तो ये क्रॉप के प्लांट्स के पास न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए बीड्स जो है वो क्रॉप को खराब करते हैं, पहला बात। दूसरा बात क्या कि जो इंसेक्ट है ये तो बहुत ही मीन्स वेरी डेंजरस है। क्या कि आज अपन सुनते हैं कि टिड्डे, ठीक है ना, और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, है ना, और जो ग्रास ऊपर हो गया, जो ग्रास ऊपर होता है वो भी प्लांट को ईट करता है, वो हर्बीवोर होता है। अब वो क्या करता है, लीव्स को खाता है, फ्लावर्स को खा लेता है। अब कई बार तो वो फ्लावर्स को ही खा जाता है, प्लांट्स के फ्लावर्स को खा जाता है, लीव्स को खा जाता है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो पाती, और है ना कभी कभी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी खा लेता है, ठीक है ना, ठीक है, प्लांट्स को डैमेज करता है, लीव्स को खाता है, तो उसके कारण प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी समस्या थी। अब उन समस्याओं से डील करने के लिए हमने क्या किया, तो पहली समस्या हमारी क्या थी, बीड्स। तो बीड्स के लिए हमने टॉक्सिक केमिकल बनाए। टॉक्सिक केमिकल भी कैसे कि वो सिर्फ बीड पर एक्ट करे, मतलब बीड और क्रॉप में जब हम बीड और क्रॉप दोनों के साथ दोनों के ऊपर स्प्रे करेंगे उनको, तो जब बीड के ऊपर जो है वो बीड तो किल हो जाए पर उस क्रॉप का कुछ भी ना हो, ऐसे केमिकल्स बनाए हमने, टॉक्सिक केमिकल, है ना। उन्हीं को तो हमने पेस्टिसाइड कहा, जो पेस्ट को मार दे, ठीक है ना, और बीडीसाइड भी तो कहा हमने उन्हीं को तो बीडीसाइड कहा। तो पेस्टिसाइड मीन्स जो पेस्ट को किल कर रहा है, और जो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, जैसे कि अब देखो क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है, ठीक है, अब सॉइल के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, जो अबंडेंस में होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो और लेस होते हैं ना वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, इतना लगातार
वो एग्रीकल्चर करने से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ जाती है लैंड के अंदर, खास करके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नीड होती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। तो हमने ऐसे कंपाउंड्स बनाए, फर्टिलाइजर्स बनाए, जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन का अबंडेंस रखा, फॉस्फोरस का अबंडेंस रखा, माइक्रो न्यूट्रिएंट ये, और उनको फिर फील्ड के अंदर, पूरी फील्ड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ठीक है। और जैसे ही पूरी फील्ड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अब जो प्लांट की जो न्यूट्रिएंट की कमी थी वो पूरी हो गई। ठीक है, तो इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर तो हमको क्या ध्यान रखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, HIV सीड्स और फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की मदद से प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ठीक है, however for farmer in the developing world agrochemical are often too expensive and further increase in yield with existing variety are not possible during conventional breeding। अब देखो क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं, जबकि डेवलपिंग जो कंट्री हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी और साइंस जो है वो इतना डेवलप नहीं हुई है, और वहाँ पर यदि डेवलप हुई भी है तो मार्जिनल स्केल पर हुई है, जिसके कारण डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जो वैल्यू है या उनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा होती है। अब एक फार्मर जो कि जिसके पास थोड़ा लैंड है और वो सर्वाइव करने के लिए फार्मिंग कर रहा है, वो अपना सर्वाइवल करने के लिए फार्मिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास इतने प्राइस ही नहीं है, उसके पास इतनी मनी नहीं होती कि वो इतने महंगे हैं, इतने चीप जो हैं, है ना, इतने जो महंगे जो हैं वो पेस्टिसाइड्स को खरीद पाए। ठीक है, तो वो इतने महंगे पेस्टिसाइड्स को नहीं खरीद पाता, इसलिए उसके लिए जो है टेक्निक बेकार साबित होती है। ठीक है ना, अब इसी का अपन आगे जाके इसका भी समाधान देखेंगे। ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ठीक है, अब देखो, एस ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस विद डिमांड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। मतलब क्या है, मतलब जो पुरानी जो टेक्निक थी, कौन सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो तो फेल कर गया, पॉपुलेशन के साथ, पॉपुलेशन रेट के साथ कंपीट करने के अंदर। तो फिर हम क्या करें, तो फिर हमने अनदर टेक्नोलॉजी लाई, क्या, टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड। टिश्यू कल्चर के अंदर क्या किया जाता है, प्लांट की कुछ सेल्स को कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया जाता है, और उनसे प्लांट की कुछ सेल्स को कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया जाता है, और उनसे नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और नए प्लांट्स को जब शो कराया जाता है तो वो प्लांट्स बहुत जल्दी और बहुत लार्ज स्केल पर बनाए जा सकते हैं। और वो प्लांट की एक खास बात भी है कि यदि आपने हाइब्रिड सीड से प्लांट ग्रो किए तो वो एकदम क्लोन होंगे, बिल्कुल उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो गॉड डेवलप व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, इट वाज लर्नड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950 के दौरान साइंटिस्ट ने यह टेक्निक डेवलप करी। इसके अंदर करते क्या है कि कोई भी एक सेल लेते हैं, प्लांट की लिविंग सेल। ठीक है, उस प्लांट की लिविंग सेल को लेती हैं कल्चर मीडियम के अंदर, पहले तो इसकी रिसर्च कर लेती हैं कि कल्चर मीडियम के अंदर कि एक प्लांट की सेल ली गई। ठीक है, अब पहले रिसर्च कर लेंगे कि इस प्लांट की सेल को फेवरेबल क्लाइमेट क्या चाहिए, फेवरेबल टेम्परेचर क्या चाहिए, फेवरेबल न्यूट्रिएंट क्या चाहिए, है ना, इसके कल्चर मीडियम में क्या क्या प्रेजेंस होनी चाहिए। तो वो सारे केमिकल्स के अंदर इसको ग्रो कराया जाता है। ठीक है, अब ग्रो कराते ये ना, और एक और वो है ना, प्लांट की सेल की एक खास बात होती है कि ये सेल होती है, ये टोटीपेंटोन सेल होती है। मतलब कोई भी एक सेल, प्लांट की कोई भी एक सेल वो पूरा प्लांट बना सकती है। ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता। मीन्स लीव की सेल ले सकते हैं आप, फ्लावर की सेल ले सकते हैं आप, स्टेम की सेल ले सकते हैं आप। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन की सेल जो है प्लांट की, वो एक नया प्लांट बना देगी, नया प्लांट बनाने की या नए ऑर्गन्स बनाने की, है ना, उसके पास कैपेसिटी होती है। पर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर थोड़ी ना ऐसा होता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक सेल दिया आपने और उससे नया ऑर्गन नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब प्रत्येक सेल नहीं होती, वो रिप्रोडक्टिव सेल चाहिए आपको, जाइगोट होना चाहिए। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर के अंदर क्या किया जाता है वो समझो। प्लांट लेंगे, प्लांट की एक सेल लेंगे, उसको सेल को कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे, जिससे जो हो जाएगा वो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट हो जाएगा, और फिर अपन उसे शो कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत डेवलप हो जाएगा प्लांट, थोड़ा बहुत डेवलप हो जाएगा छोटा प्लांट, फिर उसको अपन शो कर देंगे, फिर वो ग्रो कर जाएगा नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। पहले आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है। ठीक है, What does tissue culture mean? It was learned by scientists during 1950 that whole plant could be regenerated from ex plant। जो हमने प्लांट बनाए थे ना लेबोरेटरी में, सेल से जो एम्ब्रियो बनाया और एम्ब्रियो से जो प्लांट बनाया लेबोरेटरी में, उसी को अपन एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है,
एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट ऑफ एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन। देखो वही लिखा है कि कोई भी प्लांट के अंदर से कोई भी सेल लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसे स्टेराइल कंडीशन के अंदर स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, जैसे अपन कल्चर मीडियम भी कहते हैं, तो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम जैसे कल्चर मीडियम भी कहते हैं, उसके अंदर एक्स प्लांट को ग्रो किया जाता है। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट, है ना, यह कैपेसिटी सिर्फ प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। प्लांट के अंदर प्रत्येक सेल से एक नया पूरा प्लांट बनाया जा सकता है, इसी को अपन कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, तो द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट सेल टू प्रोड्यूस ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज टोटीपोटेंसी। यू विल लर्न हाउ टू अकॉम्प्लिश दिस इन हायर क्लास। ठीक है, वो तो समझ लिया अपन ने और ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and inorganic salt, vitamin, amino acid, growth regulator like oxygen and cytokine. By application these matter it is possible to achieve propagation of large number of plants in very short duration। मतलब क्या, मतलब ये है कि वो कल्चर मीडियम जो आपने इस्तेमाल किया है, उस कल्चर मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, क्योंकि प्लांट को आप आर्टिफिशियली ग्रो करा रहे हो और उसके अंदर भी आप उसे, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ग्रो करा रहे हो। ठीक है, तो आपको उसे फेवरेबल कंडीशन देनी होगी, जैसे कि उसके लिए फ्रक्टोज, सुक्रोज, विटामिन, अमीनो एसिड। फ्रक्टोज और सुक्रोज किसके लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। विटामिन, अमीनो एसिड क्या, उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह काम करेंगे, है ना, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। और साथ के साथ अमीनो एसिड क्या करेंगे, अपन जानते हैं मेजोरिटी ऑफ जो पार्ट होता है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो प्रोटीन होता है, तो अमीनो एसिड से वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। और ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। अब अपन जानते हैं कि ग्रोथ प्लांट के अंदर ग्रोथ का जो रूट का जो ग्रोथ कराता है वो ऑक्सीजन कराता है, और स्टेम की जो ग्रोथ कराता है वो साइटोकाइनिन कराता है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या कराएगा, ग्रोथ कराने के काम करते हैं, है ना, ये फाइटो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है ना, हाँ। बाय एप्लीकेशन ऑफ ए साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन की रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, हाँ। बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। दिस इज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। यही टेक्निक कि आप थाउजेंड ऑफ प्लांट बना रहे हो एक्स प्लांट से, उसी को अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज प्लांट, माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों कहा, क्योंकि आप माइक्रो, एक सेल से, माइक्रो लेवल की जो सेल है उससे प्रोपेगेट कर रहे हो, बहुत सारी क्रॉप्स बना दे रहे हो। ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना, टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन दे आर सोमा क्लोन्स। उन्हें सोमा क्लोन्स कहते हैं, क्योंकि वो जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। ठीक है ना, अब आपने जो सेल ली है, जिस प्लांट की आपने सेल ली है, उस प्लांट की सारी सेल आइडेंटिकल होंगी। अब आपने सारी सेल आइडेंटिकल है, तो सारे प्लांट जो ग्रो करेंगे वो भी तो आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल। टू अदर प्लांट दे आर ग्रोन दे आर सोमा क्लोन्स कहते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। अब देखो उसमें लिखा है टमाटो, बनाना और एप्पल को भी ऐसे ग्रो कराया जाता है। वही बात है कि आप प्रत्येक की, जैसे आपने मान लो टमाटा लिया, टमाटो प्लांट की जो कोई सेल ली, उसको आपने लैब के अंदर है ना, कंडीशन के अंदर ग्रो कराया है, फेवरेबल कंडीशन आपने फिर उसे दी। ठीक है ना, टेम्परेचर दिया, सनलाइट दी, रिक्वायर्ड अमाउंट में फ्रक्टोज, सुक्रोज, विटामिन, अमीनो एसिड, यह सबको देकर, है ना, उस प्लांट को थोड़ा ग्रो कराया, फिर उसको अपन ने नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करा लिया। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिसीज प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे क्या होता है कि किसी प्लांट की अब कोई डिसीज है, उसी प्लांट में कोई डिसीज है। ठीक है, अब उस प्लांट के अंदर जो डिसीज है, ठीक है, यदि हम उससे उसकी कोई एक नॉर्मल सेल लेंगे, ये किसी नॉर्मल सेल लेंगे और उसी नॉर्मल सेल से टोटीपोटेंसी का इस्तेमाल करके हम नए क्रॉप बनाएंगे, नया एक्स प्लांट बनाएंगे। ठीक है, तो वो एक्स प्लांट जो बनाएंगे ना नया, वो भी डिसीज कॉज कर देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस केस के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेते हैं। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ठीक, अब वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, मतलब हाल ही में बनी है। परमानेंट सेल क्या होता है, उनके अंदर डिसीज, जो जिनको डिसीज होने का वो होता है चांस वो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो तो बहुत लॉन्ग पीरियड से हैं। पर मेरिस्टेमेटिक तो सेल्स तो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, वो तो अभी बनी होगी, उसके अंदर इतना जल्दी इन्फेक्शन होता भी नहीं है। ठीक है, एपिकल एंड एक्सिलरी, ये जो फ्यू ऑफ वायरस होते हैं, इनके अंदर वायरस नहीं जाते। ठीक है, hence one can remove the meristem and grow it to in vitro to obtain virus free plant. Scientists have succeeded in culturing meristem of banana, soybean और potato. साइंटिस्ट ने जो है
बनाना, शुगरकेन और पोटैटो के कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो भी कराया है और डिसीज लेस प्लांट भी बनाए हैं। जो डिसीज, जिन प्लांट के अंदर वायरस की डिसीज थी, वायरल डिसीजेज थी प्लांट के अंदर, उनसे भी डिसीज लेस प्लांट बना दिए गए हैं। अब देखो क्या लिखा है, साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर टेक्निक के अंदर करते क्या करें, सेल लेंगे, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर साइंटिस्ट हैव आइसोलेटेड सिंगल सेल एंड फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर द डाइजेशन देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट है ना सराउंडेड बाय प्रोटो, मतलब सेल वॉल को रिमूव कर देंगे और जैसे ही वो सेल वॉल को रिमूव करेंगे, ठीक है, उनको क्या मिल जाएगा, प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। ठीक है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट ईच हैविंग अ डिस्क्राइब कैरेक्टर। अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन कि दो अलग अलग प्लांट जिनके कैरेक्टर अलग अलग हैं, ठीक है, उनके जेनेटिक डिफरेंस हैं। ठीक है, अब उनके कैरेक्टर को हम नए प्लांट में, एक्स प्लांट में डालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट की सेल्स लेंगे, उनकी सेल वॉल को रिमूव करेंगे और उनकी सेल वॉल को रिमूव करने के बाद उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर देंगे। अब उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने पर जो नया एक्सप्लांट बनेगा, उस नए एक्सप्लांट के अंदर जो उसके दो पेरेंट्स हैं, दो या बोल दो तो दो पुराने जो प्लांट थे, उन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर होंगे। ठीक है, अब इससे अपन क्या कर सकते हैं कि दो अलग अलग प्लांट जिनके अंदर दोनों के अंदर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, मतलब फेवरेबल कैरेक्टर हैं जो कि प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उनके कैरेक्टर को एक नए प्लांट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ठीक है, वही लगा है कि उसी को ग्रो कर कर हम नया प्लांट बना सकते हैं। दीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड, इन्हीं हाइब्रिड को अपन सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है पोमाटो। पोमाटो मीन्स आपने पोटैटो लिया, टमाटो लिया, पोटैटो का प्लांट और टमाटो का प्लांट। ठीक है, पोटैटो प्लांट की सेल, टमाटो प्लांट की सेल, उनमें से सेल वॉल रिमूव किया। ठीक है, और दोनों का जो प्रोटोप्लास्ट है उसे फ्यूज करने के बाद सोमेटिक हाइब्रिड कर दिया और जो बने ना सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला, और इसके अंदर जो बनते हैं नई क्रॉप जो बनी पोमाट, वो सोमेटिक हाइब्रिड होती है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो लिखा हुआ है क्या कि हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो प्रोसेस का नाम है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और जो क्रॉप बनी है, न्यू क्रॉप जो बनी है, उसका नाम क्या हो जाएगा, सोमेटिक हाइब्रिड, या नया जो प्लांट बना है उसका नाम क्या हो जाएगा, सोमेटिक हाइब्रिड हो जाएगा। और जो प्रोसेज है, प्रोसेज कैसी प्रोसेज कि दोनों प्लांट लेना, दोनों प्लांट की सेल निकालना, दोनों प्लांट की सेल में से सेल वॉल को सेपरेट करना, फिर सेल वॉल सेपरेट करने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट है उनको फ्यूज कराना है ना लेबोरेटरी के अंदर, और उनके फ्यूजन के बाद जो एक्स प्लांट बनेगा उसका ग्रो कराना, ये क्या है, ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कहलाती है। ठीक है, इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ टोमेटो। देखो वही एग्जांपल है कि टोमेटो और पोटैटो है, आपने को क्या करना है, टोमेटो की सेल लेनी है, पोटैटो की सेल लेनी है, टोमेटो की सेल और पोटैटो की सेल में से दोनों की सेल में सेल वॉल रिमूव करना है, यानी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराना है आपको, वही है। ठीक है, वही लगा है, इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ पोटैटो, मतलब प्रोटोप्लास्ट टोमेटो का पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट से फ्यूज करा रहे हैं, देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड प्लांट, नए हाइब्रिड प्लांट बनते हैं और इनके अंदर पोटैटो के भी कैरेक्टर होंगे और टोमेटो के भी कैरेक्टर होंगे। ठीक है, कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे उसके अंदर। वेल दिस हैज बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमेटो बनता है, इस नए प्लांट है उसको अपन पोमाटो बोलते हैं, और ये पोमाटो जो है उन दोनों से अलग होता है। ठीक है, मतलब उन दोनों के सिमिलर होता है, दोनों के सिमिलर होता है। ठीक है, जो पोटैटो के प्लांट है उसके भी कैरेक्टर आएंगे और जो टोमेटो का प्लांट है उसके भी कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन फॉर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन, लेकिन इसका फिर कमर्शियल यूटिलाइजेशन क्यों नहीं किया जा रहा, टोमेटो टोमेटो मतलब टोमेटो का भी टोस्ट वो ले लो और पोटैटो भी आ जाए, है ना, टोमेटो भी लग जाए, पोटैटो भी लग जाए, क्योंकि इसका प्रोडक्शन इतना यूटिलाइजेबल नहीं है। ठीक है, उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स नहीं आते, कुछ ही आते हैं, मीन्स पोटैटो के कुछ कैरेक्टर आ जाएंगे, टोमेटो के कुछ कैरेक्टर आएंगे, दोनों एक्सप्रेस नहीं हो जाते। क्यों, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो दोनों का आ गया। ठीक है, पर वो एक्सप्रेशन दोनों का पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसे कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अगला देखो, इज देयर एनी is there any alternative path that our understanding of genetics can so that farmers may obtain maximum yield from their art। हाँ, यही तो बात है कि हमारी जो पढ़ाई है, हमने जो पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी, ये प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है,
यदि वह कुछ इस्तेमाल ही ना आए तो उसका क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम सोचो हम क्या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लांट के लिए कुछ फेवरेबल फार्मर्स के लिए जो है मैक्सिमम यील्ड कैसे ग्रो करवा सकते हैं, मैक्सिमम यील्ड का कैसे ला सकते हैं। ठीक है ना, वही बताया गया है कि मैक्सिमम यील्ड चाहिए हमारे को, तो हम फार्मर्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे नॉलेज की बेसिस पर, वो है। तो उसमें हमने पढ़ रखा है बायोटेक्नोलॉजी, उसी को यूज करेंगे। ठीक है, इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल, क्या फर्टिलाइजर और केमिकल का मिनिमम यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसका भी उत्तर देखेंगे। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट रिड्यूस किए जाए, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल के बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करना, यह एक इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है, बिल्कुल। ठीक है, अब कैसे वो समझो, देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम यील्ड का प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, अब उसके लिए हमारे को एक बिल्कुल नंबर 1 प्लांट बनाना है। ठीक है ना, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनो, उसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेंगे। कैसे, जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब हम उन प्लांट की सेल को फ्यूज नहीं करेंगे, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज नहीं करेंगे, हम उनकी डिजायरेबल जीन्स, जिस डिजायर्ड कैरेक्टर जो है किसी प्लांट के अंदर जो हम कैरेक्टर इनपुट करना चाहते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर, उस डिजायर्ड कैरेक्टर की डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करेंगे जिन प्लांट्स के अंदर, क्रॉप के अंदर। ठीक है, और जिन क्रॉप्स के अंदर हम जीन को इंसर्ट करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल को हमने, है ना, जेनेटिकल मटेरियल को मॉडिफाई कर दिया, इसलिए हम उन्होंने बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज, जो जीएम प्लांट्स हैं वो यूजफुल होती हैं बहुत सारे वेज के अंदर। ठीक है, वही देख रहे हैं अपन, जीएम प्लांट्स आर यूजफुल इन मैनी वेज। ठीक है ना, हाँ, कैसे, वो देखो, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, प्लांट के अंदर मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस है। जैसे कि पहले मान लो कि प्लांट जो है उसको पानी की जो रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, अब वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। साल्ट, अगर उसकी सैलिनिटी बढ़ने पर प्लांट जो है वो, है ना, गल जाता था, प्लांट जो है वो, है ना, किल हो जाता था, तो अपन उसे क्या कहते थे कि प्लांट का डेथ हुआ है। लेकिन 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 अब अपन जो नई क्रॉप बनाएंगे उसके अंदर मोर टॉलरेट कर देंगे एबायोटिक स्ट्रेस से। तो यही ध्यान रखना है कि ये मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, इससे हम प्लांट को जो है एबायोटिक स्ट्रेस के लिए मोर टॉलरेंट बना लेते हैं। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड जो हैं जिन्हें आज हम इतना ज़्यादा स्प्रे कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, उसका भी यूज कम कर सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का बना के। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होती हैं, मतलब हार्वेस्ट हो गई, क्रॉप भी आ गई, क्रॉप भी अच्छी खासी हुई और उसके अंदर प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हुआ, लेकिन उसके बाद भी लॉस हो जाते हैं। ठीक है ना, कैसे कि उसको स्टोर नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारी, जैसे वेजिटेबल्स के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपने टमाटो को ग्रो कराया, ठीक है, आपने टमाटो को हार्वेस्ट भी कर लिया। ठीक है, अब टमाटो को हार्वेस्ट करने के बाद, आप उसे स्टोर नहीं कर पाए। मान लो आपने सेल करने गए टमाटो को, आपका टमाटो जो है सेल ही नहीं हुआ आज, तो कल सेल नहीं हुआ, अब 2-3 दिन बाद क्या हो जाएगा, 2-3 दिन बाद वो खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 2-3 दिन बाद वो वेस्ट ना हो, उसका पीरियड बढ़ाने के लिए कि वो 15 दिन तक भी फ्रेश लगे, उसके अंदर अपन इसी का यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का। इसलिए आज जो बहुत सारे फूड्स आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, ठीक है, अब वो वेजिटेबल्स 15 डेज तक भी खराब नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनका पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज, यह भी एक का कारण है क्या, कि प्लांट के अंदर मिनरल यूजेज की एफिशिएंसी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, बाय प्लांट दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन फर्टिलिटी ऑफ सेल, एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल गोल्डन राइस। न्यूट्रिशनल वैल्यू, हमने मान लो एक जीन थी, ठीक है, अब उस जीन को इंसर्ट कर दिया प्लांट के अंदर, अब उस जीन जो थी वो विटामिन ए की जीन थी, अब वो विटामिन ए की जीन जो होगी वो आगे प्लांट के अंदर विटामिन ए का सिंथेसिस करेगी, तो प्लांट जो होगा उसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो फूड होगा उसमें भी विटामिन ए का कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। क्या किया था हमने नॉर्मल राइस लिया और विटामिन ए की जीन को प्लांट के अंदर डाल दिया, अपने
जो प्लांट है उसके अंदर डाल दिया, राइस के प्लांट के अंदर, तो नॉर्मल प्लांट के अंदर। अब जो उसके बाद जो जीएमओ बना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके अंदर विटामिन ए की जीन है, वो एक्सप्रेस करेगी तो विटामिन ए का सिंथेसिस होगा, जिसके कारण विटामिन ए एनरिच्ड राइस बन जाएगा, गोल्डन राइस जिसे हम कहते हैं। इन एडिशन टू दिस दीज यूजेज genetically modified has been used to create tailor-made plant to supply alternative resources to industry in the form of starches, fuels, pharmaceutical, ठीक है, वो ही लिखना है, अभी देखेंगे। सो some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plant, ध्यान रखना, which could decrease in the amount of pesticide used. Bt toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis, Bt for short, ठीक है। Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need for insect infect created a biopesticide. Example for Bt cotton and a Bt corn, rice, tomato, potato, soyabean. सुनो, एक बीटी, सुनो, एक प्लांट होता है जिसका नाम है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इस प्लांट की, अब सुनो, हाँ सॉरी, प्लांट नहीं, बैक्टीरिया, सॉरी, हाँ, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। अब इस बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर क्या होता है, एक जीन होती है, क्या होती है, एक जीन होती है, ठीक। अब इस जीन को जब हम प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं, किसी भी प्लांट के अंदर जब हम इस जीन को इंसर्ट करके एक्सप्रेस कराते हैं, तो वह एक प्रोटीन बनाता है। वो क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, और यह प्रोटीन जो होती है वो टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया था, उसके जेनेटिक मटेरियल से हमने एक जीन ली, उसको वेक्टर की मदद से प्लांट के अंदर ट्रांसमिट किया और उसे एक्सप्रेस कराया। अब उसे एक्सप्रेस कराने के बाद यह एक प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, यह जीन, और यह जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना, वो उसे ही बोलते हैं अपन बीटी टॉक्सिन, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, बीटी टॉक्सिन जीन। तो अभी बीटी टॉक्सिन जो है, अब ये जो टॉक्सिन की तरह काम करता है। अब होगा क्या, सुनो, जैसे लीव्स है, ठीक है, अब लीव के अंदर बीटी टॉक्सिन सिंथेसाइज हुआ होगा, प्रत्येक सेल के अंदर सिंथेसाइज हुआ होगा बीटी टॉक्सिन, ठीक है। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है, अब इंसेक्ट जब बाइट करेगा, इंसेक्ट जब लीव को खाएगा या बोलो लीव को ईट करेगा, तब वो साथ के साथ इस टॉक्सिन को भी ले लेगा अपनी बॉडी के अंदर। और जब टॉक्सिन जो है उसकी मिडगट में पहुंचती है, टॉक्सिन जब उसकी मिडगट में पहुंचती है, तो इस टॉक्सिन को एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए, सक्रिय होने के लिए पीएच की आवश्यकता होती है, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम की, ठीक है। अब जैसे ही इसे एल्कलाइन मीडियम मिलता है इसकी गट में, ये एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही एक्टिव होता है वो इंसेक्ट हो जाता है, किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिन बहुत खतरनाक होता है, ये उसकी जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना, और वो इंसेक्ट जो है वो किल हो जाता है। इससे जो है हम क्रॉप को बहुत टॉलरेंट बना सकते हैं, मतलब कोई भी इंसेक्ट हार्म नहीं कर सकता क्रॉप को, और बहुत ज़्यादा यूज होती है इसका, वाइड एप्लीकेशन भी है, ध्यान रखना, वाइड एप्लीकेशन भी है इसका, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि एक प्लांट होता है नॉर्मल प्लांट, उसको हमको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है कि उस पर कोई भी पेस्ट है ना, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, ठीक है ना, उसको हमको ऐसा बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया था, उसके क्रोमोजोम में से उसकी एक जीन निकाल ली बीटी टॉक्सिन ना, जो सिंथेसाइज करती है, ठीक। अब एक बात सवाल आता है कि ये बीटी टॉक्सिन जो होता है वो बैक्टीरिया का नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। ये जो टॉक्सिन है जो कि इंसेक्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, इंसेक्ट को हार्म कर रहा है, वो बैक्टीरिया को हार्म क्यों नहीं करता। तो इसका आंसर है कि देखो, बैक्टीरिया को हार्म इसलिए नहीं करता क्योंकि ये टॉक्सिन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर, वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो है ये है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इनएक्टिव मतलब एक टॉक्सिन के रूप में नहीं रहता, वहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और इनएक्टिव फॉर्म के क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर पीएच ही नहीं होती है एल्कलाइन। और जैसे एल्कलाइन पीएच जैसे ही आप दोगे, आप इसे जैसे ही एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करोगे, ये जो है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। हैज बीन क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू, अगले को वही लगा है, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निकाली जाएगी, वेक्टर की मदद से ट्रांसफर करेंगे, बीन एक्सप्रेस्ड प्लांट के अंदर उसे ट्रांसमिट करेंगे और इसे एक्सप्रेस भी कराएंगे टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, जिससे कि रेजिस्टेंस मिल जाएगा इंसेक्ट को। कैसे कि जो बीटी टॉक्सिन की जीन डाली है वो बीटी टॉक्सिन सिंथेसाइज करेगी, और जब इंसेक्ट बाइट करेगा प्लांट को या प्लांट को हीट करेगा इंसेक्ट, तो वो बीटी टॉक्सिन उसकी बॉडी में चला जाएगा, और जब वो मिडकट में पहुंचेगा तो एल्कलाइन पीएच के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा और इंसेक्ट को किल कर देगा।
विथआउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब अपन इसमें इंसेक्टिसाइड का तो कुछ यूज किया नहीं है। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायो पेस्टिसाइड, एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टमाटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, ठीक है, हम बात कर रहे थे बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरन, टोबैको बटवर्म और आर्मीवर्म, कोलियोप्टेरन बीटल और डिप्टेरन फॉल और मॉस्किटो। कहने का मतलब क्या है? कुछ स्ट्रेन है बैसिलस thuringiensis की जो प्रोड्यूस करती है प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट को मार देती है, और इंसेक्ट की स्पीसीज है, ध्यान रखना, लेपिडोप्टेरन को किल कर देती हैं, बीटल्स और डिप्टेरन। तो लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन और डिप्टेरन को किल करती है। लेपिडोप्टेरन के अंदर आते हैं आपके टोबैको बटवर्म और आर्मीवर्म, कोलियोप्टेरन के अंदर आते हैं बीटल और डिप्टेरन के अंदर आते हैं फ्लाइज और मॉस्किटो, ठीक है। Bacillus thuringiensis forms protein crystal during a particular phase of growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein. Why does this toxin not kill the bacillus? अब ये जो टॉक्सिन है ये बैसिलस को क्यों नहीं करता, वो सवाल है। तो एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के अंदर काम करती है बैक्टीरिया के अंदर, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म के अंदर ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। हम जानते हैं कि जो है प्रोटोटॉक्सिन होता है वो प्रोटोटॉक्सिन बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एल्कलाइन पीएच नहीं होती, और उस टॉक्सिन को एक्टिव फॉर्म में अंदर आने के लिए एल्कलाइन पीएच की आवश्यकता होती है। विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिडगट एंड एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट पोर्स दैट कॉज स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट को इवेंचुअली क्या कर देता है? किल कर देता है, ठीक है। आगे देखो, special Bt toxin were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. The choice of gene depend upon the crop and the targeted pest. As most Bt toxin are insect group specific, ध्यान रखना Bt toxin जो क्रॉप होती है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती है। प्रत्येक इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाती, कुछ इस इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक को ही पहुंचाती है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्रायोफास्टेसी। जो टॉक्सिन होता है वो जीन जो टॉक्सिन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जिस जीन पर होती है उसका नाम है क्रायोफास्टेसी पर होती है। नेम्ड से कि हम क्या कहते हैं? क्राय भी कहते हैं, ठीक है। देयर आर ए नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्रायोफास्टेसी। एग्जाम्पल के लिए जो जीन क्रायोफास्टेसी और क्राय सेकेंडेरी कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म एंड दैट ऑफ क्रायोफास्टेसी कॉर्नवोरा। तो क्रायोफास्टेसी और क्राय सेकेंडेरी जो है, क्रायोफास्टेसी एंड क्राय सेकेंडेरी कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवर्म को, और क्रायोफास्टेसी जो है वो कंट्रोल करती है कॉर्नवोरा को। क्रायोफास्टेसी जो है वो कॉर्नवोरा को कंट्रोल करती है। अभी डायग्राम दिखा रखा है, देखो इसके अंदर क्या है, ये वाला जो अपना बी कॉटन दिख रहा है वो कॉटन तो नेचुरल क्रॉप थी, लेकिन जब बैसिलस thuringiensis तो हमारे इंसेक्ट या पेस्ट ने अटैक किया तो उनकी हालत ये हो गई थी, ठीक है। कॉटन डिस्ट्रॉय बाय बॉल बॉम्ब की हम फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल, ठीक है। अब बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की यदि हम बात करें तो सेवरल नेमेटोड पर से पैरासाइट आ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सेवरल नेमेटोड जो होते हैं वो पैरासाइट करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल को इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी। नेमेटोड एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया। कौन? एन मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया जो है रूट ऑफ टबैको प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया, वो इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टबैको प्लांट की रूट को। रूट टबैको प्लांट की जो जड़ होती है उनकी रूट को इन्फेक्ट कर देता है एंड कॉजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, ठीक है। अ नोवेल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन। एक नया तरीका अपनाया गया, वो क्या था? विच वॉज बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस पर बेस्ड था। अब आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक होती है जो कि प्रत्येक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है बाहर से जो पैथोजन आए उनसे सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। उनसे डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक आरएनए। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस करने का काम करते हैं, ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब होता क्या है कि जो प्रोटीन है वो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए से बनाई जा सकती है, यानी प्रोटीन जो है वो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बनाई जा सकती है। ट्रांसलेशन जो है वो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का पॉसिबल होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाई जा सकती। अब हमको क्या करना है? देखो क्या होता है, जो नेमेटोड होता है, नेमेटोड जो होता है मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया, तो एक नेमेटोड होता है जिसका नाम है मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया। इसको एक जो है एक पेस्ट की तरह काम आता है, ठीक है। ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है हमको। अब ये मेलोइडिगाइन इनकॉग्निटिया जो कि फंगस है, ठीक है।
जो कि प्लांट के अंदर काम करता है, ठीक है। और जो प्लांट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, यदि अब हमको मेलोइडिगाइन इनकॉग्निसा को रिमूव करना है तो हमको क्या करना होगा कि मेलोइडिगाइन इनकॉग्निसा की लाइफ साइकिल के अंदर एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसे अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। अब हम उस प्रोटीन को ही नहीं बनने देंगे। जब वह प्रोटीन नहीं बनेगा तो मेलोइडिगाइन इनकॉग्निसा जो है, ठीक है, प्लांट को हार्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। आरएनए आई टेक प्लेस इन ऑल इक्वेटेड और सेलुलर डिपेंड। अब अपन कैसे प्रोटीन को रोकेंगे कि भाई उसने जो मेलोइडिगाइन इनकॉग्निसा के अंदर जीन होगी, डीएनए होगा, डीएनए के अंदर जीन होगी जिससे वह पूरा प्रोटीन बना रहा होगा। अब उस डीएनए से जो आरएनए बन रहा होगा, डीएनए से जो आरएनए बन रहा होगा, उस आरएनए को हम डबल स्टैंडर्ड कर देंगे। कैसे कि एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो उसने बनाया होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके हम प्लांट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। This method involves silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent translation of the mRNA silencing. The source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic animal transposon that replicate via an RNA intermediate से ध्यान रखना। अगला देखो, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, एक तो हो गया हमारा आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म। अब एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की तरह, ठीक है। अब देखो आरएनए इंटरफेरेंस करना है, अब हमको ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि मेलोइडिगाइन इनकॉग्निसा का है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम उसके अंदर ट्रांसमिट करेंगे। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन were introduced into host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense और antisense। अपन ऐसे डालेंगे कि वो सेंस भी प्रोड्यूस करे और एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और आपस में जुड़ने के बाद वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो कभी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता। फॉर्मेट ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनए आई एंड थस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड। वो स्पेसिफिक एमआरएनए जो होगा वो साइलेंस हो जाएगा। द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट। ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर मतलब जो प्लांट ऑर्गेनिज्म है उसकी अपन ने जेनेटिक मटेरियल को है ना उसका अल्टर किया है, तो उस ट्रांसजेनिक होस्ट होगा। एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए एसएनआई जो है आरएनए आई दिखाने लगेगा। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट से वो प्लांट जो है अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब ये डायग्राम दिखा रखा है, एक तो नेमाटोड वाले प्लांट का डायग्राम है, मतलब पहले जो प्लांट जब नेमाटोड नहीं था, नेमाटोड था, और फिर उसके 5-10 दिन बाद का डायग्राम है। देखो डीएनए ट्रिगर प्रोडक्शन अगेंस्ट नेमेटोड, इसके अंदर पहले नेमेटोड था। और बी देखो रूट ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट की रूट देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल मैकेनिज्म से प्रोटेक्टेड है बी, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन है उनकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय एनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो टेक्नोलॉजी होती है उसने इमेंस इम्पैक्ट लाया है एरिया ऑफ हेल्थ केयर के अंदर। बहुत सारी डीएनए बहुत सारी वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स है ना रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जा रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजी का रिस्पॉन्स। साथ के साथ जो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स होते हैं उसके कारण अनवांटेड इम्यूनोलॉजी का रिस्पॉन्स नहीं होता। एंड एस इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज, ठीक है। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज के लिए लगभग अब तक 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। द वर्ल्ड ओवर इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बिंग मार्केटेड। तो ध्यान रखना है 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स जो है वो वर्ल्ड के अंदर अप्रूव्ड है, लेकिन इंडिया के अंदर उनमें से सिर्फ 12 अप्रूव्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। जेनेटिकली इंजीनियरिंग से अपन इंसुलिन का कैसे सिक्रीशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि हार्मोन जो होता है इंसुलिन, वो उसके कारण हार्मोन इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज पेशेंट्स को रेगुलर इंटरवल इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। अब उस इंसुलिन का सिंथेसाइज कैसे किया जाता है वो देखने जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल। टाइम पे अगर इंसुलिन लिया गया तो पेशेंट सही हो सकता है। व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। यदि इनफ ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल ही नहीं होगा मार्केट के अंदर तो कैसे लेगा, वो कह रहा है। इफ यू discuss this, you would soon realize that one would have isolated and used insulin from other animal. Would the insulin isolated from other animal be just as effective as that separated secreted by human body itself?
क्या यदि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन लेंगे, हम जानते हैं हार्मोन जो होते हैं वो नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक हो सकते हैं। यहाँ हार्मोन जो होते हैं यदि उनका स्ट्रक्चर सेम है तो वो नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक स्पीसीज का हार्मोन दूसरे स्पीसीज के हार्मोन में सेम हार्मोन एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के अंदर भी वर्क करेगा, फंक्शन करने का काम करेगा, बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, इसका एक लिमिटेशन है, क्या कि बहुत बार क्या होता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाता है तो उनके अंदर जो रिस्पॉन्स दे देता है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं, एलर्जी होती आती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाती है, ठीक है, बॉडी, क्योंकि बॉडी को पास पावर होती है, बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि यह जो हार्मोन है या यह जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी की नहीं है, ठीक है। नाउ इमेजिन ए बैक्टीरियम पर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अब सोचो यदि बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगे, जैसे कि यूकोलाई बैक्टीरिया का यूज करेंगे, सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। यू कैन इजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन यू नीड। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली ट्रांस एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पीपल और नॉट, व्हाई। क्या तुम सोच सकते हो, क्या तुम सवाल आता होगा कि डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन ओरल भी तो दिया जा सकता है, मीन्स वो खाने के द्वारा भी तो इंसुलिन ले सकता है, नहीं, खाने के द्वारा वह इंसुलिन नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि हमारा जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, हार्मोन को। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रिया ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। ध्यान रखना, पहले जो इंसुलिन लिया जाता था, जो इंसुलिन जिनके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी थी, वो क्या करते थे, दूसरे ऑर्गेनिज्म में से इंसुलिन को निकालते थे, दूसरे ऑर्गेनिज्म में से इंसुलिन निकालते थे, दूसरे एनिमल में से, जैसे पैंक्रिया ऑफ स्लॉटर कैटल और पिग्स, जो कैटल है ना, कैटल और पिग्स में से इंसुलिन निकाला जाता था और इंसर्ट किया जाता था, लेकिन इसका एक लिमिटेशन था कि इनके अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाते थे। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सो दो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन के कारण। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन के अंदर दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंकेड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारे को डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर देखो एक प्रो इंसुलिन है, ठीक है, फिर उससे ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बना, ठीक है, और उसके बाद प्री से पेप्टाइड। क्या होता है, जो इंसुलिन का सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का सिंथेसिस होता है वो ऐसे सिंथेसिस होता है, क्या कि जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, जब ट्रांसलेशन से जब इंसुलिन बनता है तो वो प्रो इंसुलिन कहते हैं उसे, और वो प्रो इंसुलिन के अंदर ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड होती हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता। जो प्रो इंसुलिन है वो फंक्शनल नहीं होता। फंक्शनल इंसुलिन बनाने के लिए उसमें से सी पेप्टाइड को रिमूव करना पड़ता है और ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने जाते हैं। तो मैचुरेशन इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि यदि तुमने एमआरएनए को इंसर्ट भी कर दिया, जीन इंसर्ट भी कर दी इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, और उसके एक्सप्रेस होने के बाद आरएनए बन गया, और आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा होगा तो वो प्रोटीन बनेगा प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से और प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन की जो प्रोसेस है वो उस बैक्टीरिया के अंदर हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी के अंदर ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यह एक दिक्कत थी। इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इन सिंथेसाइड एज अ प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज किया जाता है, लाइक अ प्रो एंजाइम। द प्रो हार्मोन आल्सो नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम फुल्ली मैच्योर। फुल्ली मैच्योरेशन से पहले उसको प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होता है फंक्शनल हार्मोन बनने के लिए, विच कंटेन एक एक्स्ट्रा स्टेज होती है जिसके अंदर सी पेप्टाइड की, ठीक है। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। यह जो सी पेप्टाइड है मैच्योर इंसुलिन के अंदर नहीं होती, एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए प्रो इंसुलिन में से सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। तो सबसे मेन चैलेंज था प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करने के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, वो था कि इंसुलिन को आप असेंबल करना है मैच्योर फॉर्म में। आप इंसुलिन को प्रो इंसुलिन तो सिंथेसाइज कर सकते हो, प्रो इंसुलिन तो सिंथेसाइज कर सकते हो, आप जीन इंसर्ट कर दीजिए वेक्टर की मदद से, वो जीन का रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर वो जीन जो है वो आरएनए बना लेगी और आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन जो प्रोटीन बनेगा वो प्रो इंसुलिन बनेगा, और प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन की जो मैकेनिज्म है वो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है, वो सिर्फ हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन किया क्या गया, एक तरीका है क्या कि ए पेप्टाइड को अलग बना लिया जाए, बी पेप्टाइड को अलग बना लिया जाए, मतलब ए पेप्टाइड की जीन को अलग से सिंथेसाइज कर लिया जाए, बी पेप्टाइड की जीन जो है उसको अलग से इंसर्ट किया जाए, फिर ए पेप्टाइड से हम क्या, मतलब ए पेप्टाइड की जीन से हम ए पेप्टाइड बना लेंगे और बी पेप्टाइड की जीन से हम बी पेप्टाइड बना लेंगे, ठीक है। अब ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बनाने के बाद उन्हें हम डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे तो हमारा प्रो इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन बन जाएगा डायरेक्ट। प्रो इंसुलिन की भी स्टेज है इंटरमीडिएट, उसे बिना बनाए ही हम इंसुलिन बना सकते हैं।
तो यानी 1983 एक एलएलई कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए और बी। तो ये 1983 के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम है एलएलई अमेरिकन कंपनी। उसने दो डीएनए की सीक्वेंस बनाई करस्पॉन्डिंग टू, यानी हमने ए और बी कहा, ठीक है। चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, ठीक है, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। चेन ए एंड चेन बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली। ध्यान रखना, पहले चेन ए को बनाया गया कैसे कि भाई हमने हमारा डीएनए लिया, उसमें से वह जीन ली जिस पर ए पेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और फिर उस जीन को वेक्टर की मदद से एक ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया, फिर दूसरे ई कोलाई के अंदर भी हमने उसी से इंसर्ट कर दिया, ठीक है, बी पेप्टाइड को इंसर्ट, बी पेप्टाइड की जीन इंसर्ट कर दी, वहां से बी पेप्टाइड बना लिया। तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को अलग अलग सिंथेसाइज करके उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। ये तो हुआ इंसुलिन बनाने का टेक्निक, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या कि ये पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को अलग अलग सिंथेसाइज करके उनके अंदर बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिए गए, और इसी प्रकार एलएलई का एक अमेरिकन कंपनी ने 1983 के अंदर क्या सिंथेसाइज कर दिया इंसुलिन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी की यदि हम बात करें तो इफ अ पर्सन इज बोर्न विद हेरिडिटरी डिसीज, यदि कोई पर्सन या कोई व्यक्ति हेरिडिटरी डिसीज से बेस्ट होता है, मतलब जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज मतलब जो पेरेंट से बच्चों के अंदर आई है, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो जीन ट्रांसमिट होती है उन्हें हम जेनेटिक डिसीजेज कहते हैं, ठीक है। कैन अ करेक्टिव थेरेपी टू बी टेकन फॉर सच अ डिसीज। अब इन डिसीजेज को करेक्ट करने के लिए थेरेपी कैसे दी जाएगी, वो थेरेपी का काम कैसे किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे थेरेपी दी जाएगी वो देखेंगे, ठीक है। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी की मदद से हम इसे कर सकते हैं। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड डेट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डेट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। मतलब किसी भी इन्फेंट के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी ऑफ स्प्रिंग के अंदर यदि पेरेंट्स की जीन गई है, पेरेंट्स की जीन्स के कारण उनको डिसीज हुई है, उनके अंदर म्यूटेशन की जीन गई है या कोई डिसीज हुई है ना, तो उसको ठीक करने का जो उपाय है वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की जरूर हम अर्ली स्टेज के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना है ये जो टेक्निक है वो सिर्फ अर्ली स्टेज में एप्लीकेबल होती है, क्योंकि लेटर स्टेजेस में इतना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। Here genes are inserted into a person's cell and tissue to treat a disease. Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate of the non-functional gene को compensate करने के लिए. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl एडिनोसिन डीएमोनेज डिफिशियंसी। अब क्या था देखो, 1990 के अंदर एक लड़की थी, ठीक है, एक गर्ल थी। 1990 के अंदर एक लड़की थी जिसके अंदर अदा की कमी थी, अदा यानी एडीए। तो एक लड़की थी जिसके अंदर अदा की कमी थी, एडीए यानी कि एडिनोसिन डीएमाइनेज की डेफिशिएंसी थी। अब एडिनोसिन डीएमाइनेज क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसका जो है 4-year-old लड़की थी और 1990 के अंदर इसकी एडिनोसिन अदा की कमी थी। अब इसको टैकल कैसे किया गया, देखो अब इसके 3 समाधान हो सकते हैं। क्या, या तो आप अदा उसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके रेगुलर इंटरवल पर दे दो, पर वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अभी लड़की है, अभी तो उसका पूरा जीवन पड़ा है, वो कब तक लेते रहेगी, ठीक है। और दूसरा बात, इसके अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स भी हो सकता है। दूसरा, आप बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दो। बोन मैरो जो है, बोन मैरो के अंदर अदा का सिंथेसिस होता है, तो एडीए का जो एंजाइम है, वो एडीए जो है वो जो है वो बोन मैरो के अंदर सिंथेसिस होता है। तो एक जो करेक्ट बोन मैरो है, सही बोन मैरो, सही फंक्शन बोला, वो ट्रांसमिट कर दो, पर उसका डोनर नहीं मिलेगा। डोनर मिल भी गया तो उसमें भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड के अंदर लिमिटेशन है, करा तो जा सकता है। तो दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम फंक्शन करने के लिए। द डिसऑर्डर इज कॉल्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमाइनेज। क्या होता है इस डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है ना, क्या होती है, जो अदा की जीन होती है वो डिलीट हो जाती है म्यूटेशन के कारण, ठीक है। इन सम चिल्ड्रन अदा डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ बच्चों के अंदर तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से सही किया जा सकता है। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, कि एंजाइम में कोई रिप्लेसमेंट कर दो, मतलब ब्लड के अंदर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अदा को डालते रहो तो उनको अदा की कमी नहीं होगी, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच ये है कि उसके अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और ये सारे के सारे टेम्पोररी में है, ठीक है, टेम्पोररी मेथड है। दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेटिव नहीं है, कम्प्लीटली क्योर नहीं होगा, थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है। ऐसा फर्स्ट स्टेप टू वार्ड जीन थेरेपी, है ना। अब अपन क्या करेंगे, उसे जीन थेरेपी से सही करेंगे। कैसे सही करेंगे? जीन थेरेपी से। तो हम क्या करेंगे, उसे जीन थेरेपी की मदद से सही कर, हाँ,
तो इन सम चिल्ड्रन अदर डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ चिल्ड्रन के अंदर तो हम इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से कर सकते हैं, ठीक है, और इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी से कर सकते हैं, ठीक है। पर दिक्कत क्या होती है, इन विच फंक्शनल इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, नहीं होते। एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। अब क्या करते हैं अपन जीन थेरेपी के अंदर, हम जो है आधार का सिंथेसिस करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जो जीन है उसको एक नॉर्मल सेल के अंदर, जो डिफेक्टिव पेशेंट, जो हमारा पेशेंट है जिसके अंदर डिफेक्टिव जीन है, यहाँ पर जीन नहीं है, उसको हम ऐड करेंगे वेक्टर की मदद से, ठीक है। ऐसा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर। जो लिम्फोसाइट है पेशेंट की, उनको कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे और उनके अंदर उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जीन लेंगे अदा की, तो अदा की जीन को इंसर्ट किया जाएगा उनके, और अदा की जीन को सिंथेसिस कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल के सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। ऐसा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब फंक्शनल अदा, एक फंक्शनल अदा को बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, सीडीएनए टेक्निक की मदद से। सीडीएनए टेक्निक क्या होता है कि आप आरएनए से डीएनए बना रहे हो, वो टेक्निक होती है सीडीएनए, यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर, ध्यान रखना। इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द दीज लिम्फोसाइट। अपन जानते हैं रेट्रोवायरस वेक्टर के द्वारा ही जीन को इंसर्ट किया जा सकता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। Lymphocytes which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, क्योंकि ये जो सेल होती है वो इमोर्टल नहीं होती। इमोर्टल मतलब, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सेल कभी भी डेथ हो जाएंगी, नहीं, कभी भी डेथ नहीं होंगी, एक सर्टेन लाइफ स्पान होता है, ठीक है। द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट। अब ये जेनेटिकल इंजीनियर लिम्फोसाइट का पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना जरूरी है, मतलब प्रत्येक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। However, if the gene isolate from bone marrow cell produce ADA is introduced into the cell at early embryonic stage, it could be a permanent cure। ध्यान रखना, इसकी लिमिटेशन ये है जीन थेरेपी की कि ये अर्ली स्टेज में हो सकती है, क्योंकि अडल्ट स्टेज के अंदर इतना हाई लेवल पर है ना आधा का ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता व्यक्ति के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है उसे समझो। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या है, पहले जो डिसीजेज का डायग्नोसिस होता था उसमें बहुत टाइम लग जाता था, है ना, और अभी भी वो जो बहुत सारे टेस्ट वैसे होते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, इनकी जो रिपोर्ट होती है वो तब आती है जब डिसीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, सिम्टम के दौरान। यानी कि किसी व्यक्ति को कोई डिसीज हुई, कोई पैथोजन इंसर्ट किया, तो वो पैथोजन पहले रहेगा 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, उसके बाद सिम्टम आना शुरू होंगे, और जब सिम्टम आएगा तब वो चेकअप कराने जाएगा, और जब चेकअप कराने जाएगा तब वो उसको पता पड़ेगा कि डिसीज हो चुकी है। लेकिन यदि हमको अर्ली डायग्नोज करना है, मतलब हमको एक दिन के अंदर ही पता लगाना कि कोई हमारे अंदर कोई डिसीज है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। कैसे, देखो, you know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding of pathophysiology is very important है। Using conventional method of diagnosis, पहले conventional method of diagnosis क्या था, सीरम एनालिसिस या यूरिन एनालिसिस के द्वारा किया जाता था, पर अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इन मेथड के थ्रू हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते, ध्यान रखना, अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते। डिटेक्शन पॉसिबल है पर वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। हाँ, अब हम कैसे करेंगे वो सुनो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे या बोल दो अलाइजा टेस्ट। तो 3 मेथड हैं, 3 मेथड के द्वारा जो है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से, 3 मेथड जो है बायोटेक्नोलॉजी के, जिनकी मदद से हम जो है अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर कोई पैथोजन या डिसीज का करा जा सकता है। अब सुनो, ठीक है, अब सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस का पर्पज को जो है उसे सर्व करने का काम करती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन बैक्टीरिया और वायरसेज, किसी भी बैक्टीरिया वायरस के का जो प्रेजेंस है तो उसकी बात करें यदि हम, तो प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन बैक्टीरिया वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिसीज है ना। वही मैंने बताया कि जब पैथोजन का कोई ना कोई सिम्टम, बॉडी के अंदर कोई ना कोई सिम्टम आ जाता है पेशेंट के अंदर, तब पेशेंट जो है वो चेक कराने के लिए जाता है। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, जब तक पेशेंट बहुत ही सीवियर इशूज के अंदर पहुंच जाता है और इसके कारण जो है उसका डिसीज का डायग्नोसिस सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। However, very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptom of the disease are not visible नहीं होते, ठीक है।
कैन बी डिटेक्ट बाय एम्प्लीकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। यहाँ लगा, अब हम पीसीआर में क्या करते हैं, हम पीसीआर का सहारा लेते हैं। कैसे? पीसीआर के अंदर हम क्या करते हैं, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम जो उसका जो है सिम्टम लेते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल का, और उसका पीसीआर कर कर उसमें डिटेक्ट कर लेते हैं। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के अंदर पीसीआर की मदद से रेगुलर बेसिस पर उनका टेस्ट किया जाता है पीसीआर की मदद से। क्यों? क्योंकि पीसीआर जो है वो अर्ली डिटेक्ट कर लेगा। तो में एड्स जो है वो बहुत ही खतरनाक डिसीज है। क्यों? क्योंकि एड्स जो है उसके सिम्टम ही नहीं आते, आएंगे भी तो बहुत आएंगे, 1 साल 2 साल हो सकता है, सालों साल भी ना आए सिम्टम। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें पीसीआर करते हैं। पीसीआर से भले डिसीज 10 दिन पहले हुई हो तब भी वो डिटेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो जीन को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर को भी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए की। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए की। टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, यानी कि एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए जो कि एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के थ्रू टैग किया गया, प्रोब किया गया। देखो क्या होता है कि एक नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, और एक म्यूटेटेड डीएनए है। ठीक है, अब जो नॉर्मल डीएनए है और म्यूटेटेड डीएनए है, हमने उनके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रोब लगाएंगे। ठीक है, प्रोब लगा देंगे तो उनके ऊपर हम प्रोब क्या होते हैं, वह रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के जब टैग कर देते हैं, जब डीएनए और आरएनए के ऊपर हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगा देते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोब लगाते, प्रोब कहते हैं। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। मतलब ये है कि देखो कोई ना कोई जीन होगी डीएनए के अंदर, बहुत सारी जीन होगी। ठीक है, अब उस जीन की जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन होगी, ठीक है, उस कॉम्प्लीमेंट्री जीन का सिंथेसिस हम आर्टिफिशियली करेंगे। मतलब क्या है, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि अदा की जो जीन है या इंसुलिन की जीन है, उसके अंदर डिफेक्ट है पेशेंट के अंदर, तो हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जीन सिंथेसाइज करेंगे और उस कॉम्प्लीमेंट्री जीन के ऊपर प्रोब को अटैच कर देंगे, एक रेडियो एक्टिव प्रोब को। अब होगा क्या, यदि हमने रेड कॉम्प्लीमेंट्री जो जीन बनाई है लैब के अंदर, उसे अपन जो है एक नॉर्मल और एक डिफेक्टिव जीन के, नॉर्मल डीएनए और डिफेक्टिव डीएनए में डालेंगे, तो देखो नॉर्मल डीएनए के साथ तो वह जो है अटैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डीएनए जो है और एक कॉम्बिनेंट डीएनए जो है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ है वो दोनों के दोनों डबल स्टैंडर्ड नहीं हो पाएंगे, वो दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, तो वह अटैच नहीं करेगा। ठीक है, तो वह अटैच नहीं करेगा। तो हमको समझ में आ जाएगा इससे कि रेडियो एक्टिविटी जो है, नॉर्मल जो डीएनए होगा उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाएगी, पर जो म्यूटेटेड डीएनए होगा उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होगी। अब इस टेक्निक को जो है ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। क्या? कि रेडियो एक्टिविटी की मदद से हम जो डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा डीएनए जो है वो नॉर्मल डीएनए, कौन सा डीएनए जो है वो म्यूटेटेड डीएनए। अब होगा क्या, नॉर्मल डीएनए के साथ तो जो हमारा प्रोब है वो अटैच कर जाएगा। क्यों? वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, हमने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है। लेकिन जो म्यूटेटेड डीएनए है उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा और उसके साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography. ठीक है, the clone having mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementary mutated gene ही नहीं होगा। ठीक है, ELISA is based on principle of antigen antibody interaction। ध्यान रखना, ELISA जो टेस्ट है अभी जो हमने देखा वो तो पीसीआर था। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं ELISA की। ठीक है, यदि हम ELISA की बात करें तो वो बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर। कैसे? कि देखो ELISA जो होता है वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे अब इसमें अंदर किया क्या जाता है वो समझो। यदि कोई भी पैथोजन ऑर्गेनिज्म के अंदर गया है, पैथोजन होस्ट की बॉडी के अंदर गया है, ठीक है, अब पैथोजन जो है वो एक वैक्सीन की तरह काम आएगा। पैथोजन जो है वो एक वैक्सीन की तरह काम करता है हमारी बॉडी, वो एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करता है। कैसे? जब पैथोजन ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो उसके कारण कोई ना कोई एंटीबॉडी बनता है। हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाती है एलर्जिक रिस्पॉन्स के रूप में। किसके खिलाफ? पैथोजन के खिलाफ। तो पैथोजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाई हमारी बॉडी है ना, पैथोजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाई हमारी बॉडी है ना, रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स के रूप में, उसको डिटेक्ट कर लिया जाए कि हमको पता है क्या कि यदि है पैथोजन इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, इसके अंदर है एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो यदि एंटीबॉडी बन रही है, यदि ब्लड के अंदर एंटीबॉडी डिटेक्ट कर ली गई ELISA टेस्ट के थ्रू,
तो समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर कोई ना कोई डिसीज है ना। तो वही बात चल रही है। ELISA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। हाँ, एंटीजन की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है कि कुछ एंटीजन जो होती हैं वो पैथोजन जो अंदर अपनी हमारे ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो एंटीजन छोड़ देता है, जो एंटीजन जो कि जनरली प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द एंथोजन। वो या फिर आप एंटीबॉडी को डिसाइड कर लो। देखो क्या है, प्रोटीन ही पैथोजन है एक तरह से। प्रोटीन जो है वही तो वैक्सीन की तरह काम आ रहा है, जो फॉरेनर प्रोटीन है। जैसे जो पैथोजन हमारे ब्लड के अंदर इंसर्ट हुआ है, तो पैथोजन जो हमारे ब्लड के अंदर गया है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन होगा और वो प्रोटीन वैक्सीन की तरह काम आएगा। और हमारी बॉडी की जो WBC सेल है उनके पास एबिलिटी है डिटेक्ट करने के लिए, वो हालसाल डिटेक्ट कर लेगी ये जो प्रोटीन है, यह जो पैथोजन है हमारे, यह जो सेल है वो हमारी बॉडी का नहीं है, तो वो उसके खिलाफ क्या करेगा, उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और वो एंटीबॉडी को यदि हम डिटेक्ट कर लें, यदि वो एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं डिसीज का, इसके अंदर कौन सी डिसीज है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ELISA की। तो ELISA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है बस आपको। और ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से एंटीबॉडी की डिटेक्ट करके हम ब्लड के अंदर हम ELISA टेक्निक की मदद से डायग्नोस कर सकते हैं डिसीज को। अब हम जो अगला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर, कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से क्या एप्लीकेशन या क्या ड्रॉन आउट कर सकते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल दैट हैव, अब सुनो, एनिमल दैट हैव हैड देयर DNA मैनिपुलेटेड टू पॉजेज एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब कोई भी वह जानवर जिसके अंदर हमने बाहर से एक जीन इंसर्ट करी है या बाहर से एक जीन को एक्सप्रेस किया है या उसका जेनेटिक मटेरियल ही अल्टर कर दिया है, तो उन जो ऑर्गेनिज्म को हैं उनको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या बोलो ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, सीप, काउ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। देखो हमारी जो जीन है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन हम जब रैबिट में डालेंगे, पिग में डालेंगे, सीग में डालेंगे, काउ में डालेंगे, फिश डालेंगे, तो ये ट्रांसजेनिक एलिमेंट बनाए जाते हैं, एनिमल बनाए जाते हैं। अब क्यों बनाए जाते हैं वो समझो। 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांजिशन एलिमेंट और माइस, ध्यान रखना। और एक और बात ध्यान रखना तुम, 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ना वो क्या है, माइस हैं। मतलब माइस की जिंदगी बर्बाद है। वाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड, क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं। हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, अब मैन क्यों कर रहा है ऐसा, लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर एंड उन्हीं को समझने वाले हैं हम। ठीक है, यही सब कुछ रीजन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसका रीजन क्या है वो समझो। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, क्या बोला मैंने, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। Transgenic animal can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect normal function of the body। क्या होता है देखो, कोई भी पैथोजन जो है वो कैसे जो डिसीज कॉज किया जाता है करता है। जैसे हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हम जितनी भी डिसीज हैं उनका लाइफ साइकिल जानते हैं कि हमारे डिसीज हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर वो डिसीज कैसे करता है, वो क्या सी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वो कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है डिसीज कॉज करने का। उस मैकेनिज्म को जानने के लिए हम ट्रांसजेनिक होस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमको यदि स्टडी करनी है किसी डिसीज की, तुमको किसी डिसीज की स्टडी करनी है तो तुम क्या करोगे कि भाई चलो डिसीज की स्टडी करनी है तो एक ह्यूमन बीइंग लाओ और ह्यूमन बीइंग के अंदर उस पैथोजन को इंसर्ट कर दो, इसके कारण हम उस ह्यूमन बीइंग पे इंसर्ट, नहीं नहीं, इंसान इतना पागल नहीं है। इंसान मतलब ही है, वो अपने ऊपर स्टडी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे जानवर की हत्या करेगा, दूसरे जानवर का हत्या करेगा, किसके लिए, है ना, डिसीज का डायग्नोस करने के लिए, डिसीज का मैकेनिज्म जानने के लिए, है ना, अपन दूसरे ऑर्गेनिज्म का नीड लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। कैसे, सुनो, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेशलाइज्ड डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, को कैसे अफेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब समझो, देखो ट्रांसजेनिक, देखो क्या होगा कि जब हमारे पास कोई ऑर्गेन, हमारे अंदर कोई ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करता है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म का DNA जो है हम हमारे ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब उसके कारण क्या सिम्टम आते हैं, उसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, उसके अफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, उसके साइन क्या होते हैं, उन सबको स्टडी करने का काम जो है हम दूसरे ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेशली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड इज डेवलपमेंट
स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर का यदि हम स्टडी देखें, इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडीइंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। इन्फॉर्मेशन जो रोल की जाती है, बोल दो इन्फॉर्मेशन की जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी से हम इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे कि और जो हमारा कैसे कॉज करेगा, उसका रोल कैसे है, वो डिसीज कैसे करता है। सुनो, अब बात करते हैं हम स्टडी ऑफ डिसीज की, कि डिसीज कैसे कॉज होगी उसकी बात कर रहे हैं। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंड हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, कि कौन सी जीन के कारण कौन सी डिसीज होती है, कौन सी प्रोटीन सीक्रेट होती है, वो हम सब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी कर लेते हैं। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्विस मॉडल फॉर ह्यूमन डिसीज, ये ह्यूमन डिसीज के मॉडल बनाने के लिए काम आते हैं कि ये डिसीज कैसे होती है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, पैथोजन कैसे काम करता है होस्ट के अंदर, वो सब हम दूसरे पैथोजन के अंदर, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर देख लेते हैं। थोड़े ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर ह्यूमन भी, ह्यूमन डिसीज के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से एक उनके एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर डिसीज, ठीक है, अल्जाइमर डिसीज हो गई, रोमेटॉइड, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्टडी ऑफ डिसीज की। तो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, दीज आर स्पेशली मेड टू सर्विस मॉडल फॉर ह्यूमन डिसीज के मॉडल बनाते हैं। जैसे हमने समझ लिया था, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर और कैंसर के जो है मॉडल बनाए जा चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर क्या निर्माण कर रहे हैं, वो देखो ट्रांसजेनिक होस्ट का। अब देखो ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर अपन बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है, जैसे वैक्सीन, उसका भी टेस्ट कर सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो सही बनी हुई है या नहीं बन रही, या उसका कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स तो नहीं है, या उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय introduction of portion of DNA or gene which codes for a particular product such as human protein alpha 1 antibody used to treat FMC। बस सुनो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी है ना प्रोडक्ट होते हैं जो कि ह्यूमन के अंदर ज़रूरत होती है, नीड होती है डिसीज़ को सही करने के लिए, डिसीज़ को कवर करने के लिए। अब वो होते हैं ऐसे ऐसे यदि बनाए जाएँ तो वो बहुत टू एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम इन्हें दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बना लेते हैं। जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यदि हम बात करें तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के काम आता है, ठीक है। सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया को भी इससे ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन वो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए काम आता है, और फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए भी, इनके लिए भी जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर बनाए जाते हैं। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई, ध्यान रखना, जिसका नाम था रोजी। तो 1997 के अंदर सबसे पहले एक ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई जिसका नाम था रोजी, प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिचमेंट प्रोड्यूस करा जिसका नाम था 2.4 ग्राम पर लीटर। उसने 2.4 ग्राम पर लीटर दूध देती थी, मतलब उसके दूध के अंदर 2.4 ग्राम प्रोटीन होता था। हाँ, ये जो होता है प्रोटीन ये बहुत हेल्दी होता है, मतलब ये जो मिल्क होता है ये बहुत हेल्दी होता है। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, उसके अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है, एंड वो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बेबी के लिए देन नेचुरल काउ मिल्क। नेचुरल जो गाय का दूध होता है उससे ज़्यादा जो हमारा ट्रांसजेनिक काउ है उसका ज़्यादा है ना बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना, ह्यूमन बेबी के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वैक्सीन सेफ्टी के अंदर भी इनका रोल होता है। कैसे कि वैक्सीन सेफ्टी की यदि हम बात करें तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग और टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज इन ह्यूमन। अब देखो कोविड-19 की वैक्सीन आई तो ऐसा थोड़ी ना कि कोविड-19 वैक्सीन आई तो डायरेक्ट पहले ह्यूमन में इंसर्ट कर देना, नहीं, पहले ह्यूमन जैसे अलग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन के जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डाला जाएगा, उनके अंदर इम्पैक्ट दिया जाएगा, उनके अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स दिया जाएगा, उसके बाद ह्यूमन के अंदर उसको टेस्ट किया जाएगा। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। ध्यान रखना, पोलियो वैक्सीन की जो सेफ्टी थी वो ट्रांसजेनिक माइस के अंदर चेक की गई थी। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रियलिबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू द टेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। तो पहले रेट में करेंगे, फिर मंकी के अंदर कर देंगे, फिर ह्यूमन में कर देंगे, वही बात चल रही है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की यदि हम बात करें, दिस इज नॉन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, कि अपन जो है ऐसी जीन डाल देते हैं ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर जिससे कि वो मोर सेंसिटिव हो जाए। मोर सेंसिटिव मीन्स कि उनके अंदर थोड़ा सा भी यदि कोई भी टॉक्सिन मटेरियल प्रेजेंट है, थोड़ा भी टॉक्सिन है या थोड़ा भी हार्मफुल इम्पैक्ट है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, तो वो ज़्यादा आसानी से
हमारे को सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी टेस्टिंग द दे प्रोसेस इज सेम एज दैट ऑफ यूज बाय टेस्टिंग टॉक्सिसिटी। जैसे हम ड्रग की टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं उसी प्रकार से हम केमिकल की टॉक्सिसिटी डिटेक्ट करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए मोर सेंसिटिव बना लेते हैं। जैसे ही सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो थोड़े बहुत टॉक्सिन पर भी उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट दिखेगा, जिसके कारण हमको उनके सिम्टम जल्दी आ जाएंगे। ध्यान रखना, जिससे हम समझ सकते हैं कि हार्मफुल है या नहीं है। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द अफेक्ट स्टडी टॉक्सिसिटी इन टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन द लेस टाइम के अंदर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एथिकल इशूज की कि इसके अंदर एथिकल इशूज क्या आते हैं वो देखो। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम एथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है? मतलब है कि जो ह्यूमन लगातार ट्रांसजेनिक एलिमर बना रहा है, ट्रांसजेनिक होस्ट बना रहा है, और यदि उनका रेगुलेट नहीं करेगा, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी व्यक्ति जो है ट्रांसजेनिक होस्ट बना रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल, इनसे कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि कोई वायरस डेवलप हो जाए, कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन डेवलप हो जाए, या फिर उनके कारण कोई नया और नया जो अपना हार्मफुल केमिकल डेवलप हो जाए, जो कि है ना इंसेक्ट करने का इंसान के अंदर डालने पर जो है ना वो दिक्कत पैदा कर सकता है। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज, यदि हम मोरालिटी के ऊपर जाएं सच इशूज का, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट है। इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम। यदि इकोसिस्टम के अंदर ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को है ना ऐसे ही छोड़ दिया गया तो है ना एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। ध्यान रखना। देयरफॉर इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेटअप करी है ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कम्युनिटी। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी क्या करेगी? ये देखेगी, ये चेक करेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी चेक करेगी कि कोई भी जो डिसीज कॉजिंग कोई भी डिसीज के लिए किसी भी डिसीज के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है, जो एंटीबायोटिक डिसीज डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोसिस टेस्ट बनाया जा रहा है, वो हार्मफुल तो नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। उनको मार्केट में लाने से पहले चेक किया जाता है। विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक, कि यदि किसी रिसर्च चल रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिसर्च चल रही है, तो उसकी वैलिडिटी होगी, क्या होगी, कब तक चलेगा, है ना, किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च की जा सकती है। ऐसा नहीं कि किसी को भी ऑर्गेनिज्म पकड़ ला और उसके ऊपर रिसर्च करने लगे, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज फूड मेडिसिन फॉर एग्जांपल हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेशेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है, कुछ कंपनियां जो होती है वो वैक्सीन तो बना लेती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट भी बना लेती हैं ह्यूमन के यूज के लिए। अब उनके अंदर वो टेस्ट सही से नहीं करती, उनके हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन पे, और उनको यदि उनका टेस्ट सही से नहीं किया जाता तो ह्यूमन के अंदर हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। ध्यान रखना, है ना, जिसके कारण बहुत सारी डिसीज हो जाती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है ना, और ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है ऐसे, है ना, लापरवाही की वजह से। तो उसको पहले चेक किया जाता है कि यदि कोई दवाई जो है वो मार्केट के अंदर आ रही है तो उससे पहले GEAC टेस्ट चेक करेगी कि यह सही है या नहीं है। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनी आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर द, अब उसके अंदर पब्लिक एंगर भी बढ़ रहा है। किसके कारण? कि कुछ कंपनी जो है वो पेटेंट करा लेती हैं। मतलब किसी की खोज करी, किसी ने डिस्कवरी करी, किसी ने मेहनत करी, और उसने किसी ने मेहनत करने के बाद, कोई साइंटिस्ट है उसने मेहनत करी, किसी का इलाज गुला या वैक्सीन बना ली या एंटीबायोटिक बना ली या डायग्नोस्टिक टेस्ट बना लिया, उसने मान लो पेटेंट कराना भूल गया वो, तो सामने वाली कंपनी उसका नकल करके, कॉपी करके, चीट करके पेटेंट करा ले अपने नाम पे। उसी को अपन क्या बोलते हैं, है ना, उसी को जो अपन बोल रहे हैं ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी दैट मेक द यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड डेवलप एंड यूज बाय फार्मर एंड, जैसे कि मतलब क्या है कि लंबे समय तक यूज करते आ रहे हैं फार्मर्स नेचुरली, उन्होंने पेटेंट नहीं करा रखा, भला फिर भी वो जानते हैं और वो लंबे समय से यूज कराते आ रहे हैं, और उनका कोई विदेशी कंपनी आकर या कोई भी कंपनी आकर पेटेंट करा ले कि अब इनका यूज फार्मर नहीं करेंगे, ऐसे चीट करने का काम करती थी। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, वो कौन सा एग्जाम्पल है कि राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है। राइस अपन जानते हैं, राइस चावल कब से चला आ रहा है एशिया के और एशिया के अंदर और वेस्टर्न यूरोप के अंदर, इसे हजारों साल से 2000 लगभग हजारों साल से ग्रो कर रहे हैं अपन, और इनकी बहुत सारी वेराइटी है हमारे पास, बहुत सारी वेराइटी भी है और बहुत सारी वेराइटी ग्रो भी कर रहे हैं। अब एक कंपनी थी अमेरिकन कंपनी, उसने क्या किया, अमेरिकन कंपनी ने
जो हमारे भारत की जो नेचुरल स्ट्रेन थी राइस की, उनको पेटेंट करा लिया और कहने लगे कि इनको आप फार्मर्स यूज नहीं कर सकते इंडिया आगे, मतलब समझ रहे हो। तो राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री के अंदर राइस का एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, ठीक है। देयर आर एन एस्टिमेटेड 20 सुनना 2 लाख वेराइटी है राइस की इंडिया के अलोन, सुनना सिर्फ राइस इंडिया के अंदर ही 2 लाख वेराइटी है राइस की, ध्यान रखना। इंडिया के अंदर 2 लाख वेराइटी है राइस की इंडिया में, सुनना। और ये कहना है कि इन्होंने राइस की डिस्कवरी करी है उस बैक्टीरिया की। तो ध्यान रखना, डिस्कवरी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, ध्यान रखना। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट ऑफ इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। बासमती राइस जो है अपने फ्लेवर और आरोमे के लिए जाना जाता है। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी है बासमती की ग्रोन इन इंडिया। मीन्स 27 वेराइटी बासमती राइस की तो इंडिया में ग्रो की जा सकती हैं, ध्यान रखना, ग्रो की जाती हैं, है ना। लगभग 2 लाख वेराइटी है राइस की इंडिया के अंदर, और उसके अंदर भी 27 बासमती राइस की वेराइटी है, और उसके अंदर भी एग्रीकल्चरल हिस्ट्री भी है। फिर भी एक कंपनी आती है, देयर इज रेफरेंस टू बासमती राइस इन एशियन टेक्स्ट, फोकलोर में, कहानियों में, पोएट्री में है, ग्रोन इन कंट्री। 1997 के अंदर क्या होता है, एक अमेरिकन कंपनी, ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी पेटेंट करा लेती है बासमती राइस का थ्रू द यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से। यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से एक अमेरिकन कंपनी, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में अमेरिकन कंपनी हमारी बासमती राइस की वेराइटी का पेटेंट करा लेती है। और उन्होंने कुछ नहीं किया था, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लिया था, थोड़ा ही झूठा फूटा, ध्यान रखना। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ, है ना, बासमती इन द यूएस एंड अब्रोड। उसमें दिक्कत नहीं है, बेच लो। लेकिन दिक्कत कब हुई, ध्यान रखना, इंडियन बासमती वॉज क्रोड विद सेमी ड्वार्फ वेराइटी विद क्लेम्ड एज इन्वेंशन। मतलब थोड़ा चेंज कर दिया और उसे बोल दिया इन्वेंशन हो गया, नहीं इन्वेंशन नहीं था, नोवेल्टी लेने के लिए। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लीफाइंग। और उसमें पेटेंट में क्या लिखा था, उसने इम्प्लीफाई कर रहा था वो पेटेंट कि अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड। मतलब उसको जो बासमती राइस है, उस बासमती राइस की वेराइटी सिर्फ वह अमेरिकन कंपनी ही सेल कर सकती है और कोई फार्मर सेल नहीं कर सकता। देख लो तुम, मतलब इतना हद कर दी। द पेटेंट जो हमारे फार्मर हैं वो ग्रो कर रहे हैं इसको हजारों सालों से, और ये कह रहे हैं आप उसे ग्रो नहीं कर सकते, समझ रहे हो। बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट, सेवरल अटेम्प्ट हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेज। ध्यान रखना, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन ना, टर्मरिक और नीम के भी पेटेंट बना लिए गए, है ना, दूसरी कंपनी ने, है ना, चुरा लिए गए पेटेंट को। इफ वी आर नाउ विजिलेंट, यदि हम जो है ना, यदि हम होशियारी से नहीं चलेंगे, ध्यान रखना, सावधानी नहीं बरतेंगे, वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशन, हम इनको पेटेंट एप्लीकेशन को काउंटर ही नहीं कर पाएंगे। अदर कंट्री इंडिविजुअल मेन केस ऑन अवर रिच लीगेसी, हमारी जो रिच लीगेसी। अब देखो होता क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो देखो इंडस्ट्री बढ़ जाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, पर उनके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है ना डिप्लीट हो जाते हैं, नेचुरल रिसोर्स को बहुत डिप्लीट करते हैं। पर जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनके अंदर बायोलॉजी की जो डाइवर्सिटी है ना, नेचुरल डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखने को मिलती है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। अब बायोपायरेसी को समझो, बायोपायरेसी क्या कहता है। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। बायोपायरेसी का मतलब है कि बायो रिसोर्सेज का यूज करना विदाउट मल्टी, मतलब जिसने डिस्कवरी करी है उसकी बिना परमिशन के दी है आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, उसी को बायोपायरेसी कहते हैं। या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लॉन्ग टाइम से ग्रोथ करें, लॉन्ग टाइम से, है ना, जानते हैं जो लोग जिनके बारे में, या लोगों ने जिनकी डिस्कवरी करी है, या फार्मर्स ने जिसकी डिस्कवरी करी है, उनको यूज करना विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन ऑफ द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विद कंपनसेशन। जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और यदि नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, तो उनके पास बायोलॉजिकल नॉलेज भी होता है, डाइवर्सिटी होता है। जैसे इंडिया के अंदर आयुर्वेद सिस्टम जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब आयुर्वेद सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो साधक थे या योगी थे या जो, है ना, वैद्य के पास बहुत नॉलेज है किसके बारे में, नीम के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में, ठीक है ना, प्रत्येक नेचुरल मेडिसिन के बारे में, बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में पता है, नेचुरल उपाय भी है, नेचुरल क्योर भी है उनका। अब उन नेचुरल क्योर को भले ही उन्होंने पेटेंट नहीं कराया है लेकिन उनको पता है, ठीक है, और उन्हीं नेचुरल पेटेंट को, है ना, बाहर की कंपनी क्या आती है, उन्हीं उसकी इन्फॉर्मेशन को हमारे वेद जो है और हमारे जो वैद्य हैं उनसे चुरा कर क्या करती है, पेटेंट करा लेती है, ठीक है, उसी का बायोपायरेसी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली
फाइनेंशियली तो रिच हैं पर पुअर है बायोडाइवर्सिटी वो ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर। उनके अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज ज़्यादा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं है, बायोडाइवर्सिटी है ही नहीं ज़्यादा। इन कॉन्ट्रास्ट डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड रिच एंड बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड to develop modern application and can also be used to save the time, effort and expenditure during the commercialization। ठीक है, this has been growing realization of injustice, inadequate compensation and the benefit sharing between developed and developing countries। ये बहुत inadequate है, ये injustice है, ये अन्याय है। उस अन्याय को रोकने के लिए बहुत सारी कंट्री जो हैं, बहुत सारे स्टेट कदम उठा रही हैं। Therefore some notions are developing laws, कानून बनाए जा रहे हैं अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए और ट्रेडिशनल लॉज। द इंडियन पार्लियामेंट ने भी एक रिसेंटली क्लियर किया है, सेकंड अमेंडमेंट किया है ना, तो इंडियन पार्लियामेंट ने सेकंड अमेंडमेंट किया है इंडियन पेटेंट बिल के अंदर। दिस टेक सच इशू नो कंसीडर, ध्यान रखना उसके अंदर हमने इसी कंसीडरेशन को लिया है कि है ना, इसी के आधार पर कानून बनाए गए हैं। इंक्लूडेड पेटेंट टर्म, इमरजेंसी कब तक रहेगी, प्रोविजन कब तक रहेगा, रिसर्च कब तक चलेगा, डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको रिकॉल करने की कोशिश करना, ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करना, खुद से समझने की कोशिश करना, है ना, एक एक शब्द को समझो, मीनिंग को समझो, इससे आपको चैप्टर की इन डेप्थ करेगी। देखो चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, ह्यूमन के पूरी जो कहानी है वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बताई गई है, उसके पर्सपेक्टिव से समझना है हमारे को।